बच्चों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज सिंह क्लासेस। तो आज जो हम लोग बिहार आईटीआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में 2003 में पूछे गए इंपॉर्टेंट सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 2002 में पूछे गए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, और इसी तरह से हम लोग 2002 से लेकर 2019 तक के सारे क्वेश्चन जो कि आपका आईटीआई में पूछा गया है, सभी क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और साथ में पीडीएफ भी देंगे। तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अपने तैयारी को बहुत अच्छी तरह से करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं, तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे आपका रेड कलर का बटन मिल जाएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से सभी आपका क्वेश्चन बैंक जितने भी हैं 2002 से लेकर 2019 तक का पीडीएफ और साथ में वीडियो लेक्चर दोनों मिलने वाला है। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका बॉक्साइड, यानी एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइड है। तो बिल्कुल 100% यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल है, देखिए सवाल नंबर 27 यहाँ पे, बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? तो सही आंसर जो होगा वो आपका बल के परिमाण पे निर्भर करता है, यानी बल के मैग्नीट्यूड पे जो है निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 28 नंबर, शक्ति का एसआई मात्रक है, शक्ति का एसआई मात्रक है। सही आंसर जो होगा वो आपका वाट, यानी शक्ति का क्या है, वाट सही आंसर है, एसआई मात्रक वाट होता है। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 29 कि किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है, किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है। इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी उसके द्रव्यमान तथा पृथ्वी से उसकी ऊंचाई दोनों पर, उसके द्रव्यमान तथा पृथ्वी से उसकी ऊंचाई पर। आगे हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, और अंत में मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, चलिए सवाल नंबर यहाँ पे 30 को देखिए, किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी हेमाटाइट। ऑप्शन ए हेमाटाइट बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 31, हियाकुटेक क्या है? हियाकुटेक क्या है? याद रखना आप लोगों को, हियाकुटेक जो है वो आपका 1996 ईस्वी में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु है। क्या है? एक धूमकेतु है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सवाल नंबर 31 का। अगला सवाल है सवाल नंबर 32, पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत निम्नतम ऊंचाई होनी चाहिए, यानी पहाड़ कहलाने के लिए कितना ऊंचाई होना चाहिए? तो याद रखना आप लोगों को 900 मीटर, यानी अगर 900 मीटर की ऊंचाई पे है, अगर उसका हाइट है तो उसे हम लोग पहाड़ कह सकते हैं। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 33, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। तो याद रखना आप लोग का मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है वो आपका 36.9 डिग्री होता है, 36.9 डिग्री होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 34, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है। तो याद रखना आप लोग का, इसका सही आंसर जो होगा वो आपका बृहस्पति बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है, हवा में गैस की मात्रा जो सबसे अधिक है वह कौन सी गैस है? तो याद रखना आप लोग को ऑप्शन डी, यानी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक जो है पाई जाती है हवा में। अगला सवाल सवाल नंबर 36, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि? इसका क्या कारण है वो आप लोग को बताना है। इसका सही आंसर जो है क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। क्या होता है जो है उसमें पुरुषों में जो है स्त्रियों की तुलना में उसमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, इसीलिए जो है वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं। ओके, चलिए सवाल नंबर 37 को देखेंगे, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों? आपको रीजन बताना है इसका। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसीलिए
ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 38। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप नाभिक है जिसमें, उसमें क्या होता है? किसी परमाणु के नाभिक आइसोटोप व नाभिक है जिसमें क्या होता है? तो आप लोग को याद रखना है प्रोटॉनों की संख्या जो होती है आइसोटोप में वही होता है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो भिन्न होती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे सवाल नंबर 39। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, कहने का मतलब है कि उसमें कौन से रसायन होते हैं मच्छर भगाने वाले दवाओं में? तो याद रखना आप लोगों को, इसका सही आंसर जो होगा एलेथ्रिन, यानी एलेथ्रिन का जो है रसायन मिक्स किया जाता है मच्छर भगाने वाले रसायन में। ओके, चलिए सवाल नंबर यहाँ पे 40 को देखेंगे। भारी जल वह होता है, इसका सही आंसर जो होगा जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 41। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 42। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 200, यानी 20 वर्ष के बाद जो है मानव शरीर में 200 जो है संख्या हो जाती है हड्डी की, तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला सवाल है सवाल नंबर 43 और ये जो है आपका न्यूमेरिकल है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पिंड 5 न्यूटन के बल की क्रिया के अंतर्गत एक सीधी रेखा में 10 मीटर की दूरी तय करती है या चलती है। यदि इसमें किया गया कार्य 25 जूल हो तो बल की दिशा और पिंड की गति की दिशा के बीच में कोण क्या होगा? क्या बोला है कि बल की दिशा तथा पिंड की गति की दिशा के बीच का जो है कोण क्या होगा? तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। कोई एक पिंड है जो कि कितना फोर्स से आपका 5 न्यूटन के बल की क्रिया से अंतर्गत जो है वो एक सीधी रेखा पे क्या कर रहा है कि 10 मीटर की दूरी जो है तय कर रहा है। एक सीधी रेखा पे क्या कर रहा है, एक यह कोई पिंड है जो कि 5 न्यूटन के बल से एक सीधी रेखा पे 10 मीटर की दूरी क्या कर रहा है, तय कर रहा है। क्या कर रहा है? 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है। आप लोग यहाँ तक क्लियर है? अब क्या कह रहा है कि इसमें किया गया कार्य 25 जूल हो तो बल की दिशा तथा पिंड की गति के दिशा के बीच क्या करना हम लोग को, उसका एंगल बताना है ना। इसका अगर बॉडी की गति की बात करें यानी फोर्स की बात करें, मोशन, तो वो कितना है, वो आपका 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर है। और ये अगर ये एफ जो है अगर थीटा पे लग रहा हो, किस पे लग रहा हो? थीटा पे लग रहा हो, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हो जाएगा वो आपका एफ कोस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एफ कोस थीटा हो जाएगा। वहीं अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात करें तो ये वर्टिकल कंपोनेंट्स कितना हो जाएगा? एफ साइन थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एफ साइन थीटा हो जाएगा। अब आप लोग को एक फार्मूला याद होगा, इसका फार्मूला वर्क डन निकालने का फार्मूला क्या होता है कि फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, यानी जितना बल लगता है और उसका विस्थापन को क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। ओके, अगर हम इसको डॉट प्रोडक्ट में लिखें तो एफ डी एस होगा, यानी एफ डी एस कोस थीटा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे वर्क डन कितना दिया हुआ है, यहाँ पे वर्क डन देखिए यहाँ पे गिवन है, इसका दिया गया है कार्य जो है यहाँ पे गिवन है 25 जूल है। कितना है? 25 जूल है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 25 जूल यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे एफ जो है, एफ जो है वो आपका दिशा किधर है, एफ कोस थीटा पे है, तो एफ कोस थीटा यहाँ पे सिंपली उतार देंगे। और यहाँ पे डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ, देखिए डिस्प्लेसमेंट मूव कितना कर रहा है, बॉडी मूव कर रहा है आपका 10 मीटर। कितना मूव कर रहा है, वो आपका 10 मीटर मूव कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, 10 मीटर करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे 10 मीटर कर देंगे, फॉर्मूला पे सिंपली बैठा देना है। अब देखिए फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स को भी यहाँ पे देख रखा है। एक पिंड 15 न्यूटन के बल की क्रिया से, तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स हो जाएगा 5, यानी 5 मल्टीप्लाई कोस थीटा गुने 10 मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सारे। अब आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे कोस थीटा का मान पुट करना है। कोस थीटा का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। थीटा का मान अगर हम निकालना चाहेंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा।
थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और थीटा का मान ही यहाँ पूछ रहा है। देखिए, बल की दिशा और पिंड की गति, बल की दिशा और पिंड की गति के बीच की जो है कोण मांग रहा है यहाँ पे बल की दिशा और पिंड की गति कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। बल की दिशा कितनी है, F cos थीटा है। तो हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का एंगल ही तो ज्ञात कर रहे हैं। कोस थीटा का मान अगर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, एंगल निकल जाएगा। और जब आप लोग थीटा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, जो कि हम लोगों का क्या है, आंसर है वहाँ पे, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44 और ये भी आपका न्यूमेरिकल है। तो चलिए इसका भी हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 44 नंबर में कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। यानी बिजली का खर्च आप लोग को बताना है। 100 वाट का बल्ब जल रहा है, कितना, 10 घंटे तक जल रहा है। सिंपली आप यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, बिजली का जो है बल्ब का पावर कितना है, पावर हम लोगों का यहाँ पे 100 वाट है। कितना दिया है, 100 वाट दिया है। वहीं पे जल कितना रहा है, यानी टाइम कितना ले रहा है, टाइम है आपका 10 घंटा। 10 घंटा तक क्या कर रहा है, बल्ब जल रहा है। आप लोगों को पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला मैंने बताया था, व्यय ऊर्जा। यहाँ पे क्या करना है, व्यय ऊर्जा, खपत कितना हो रहा है, तो यानी व्यय ऊर्जा हम लोग को निकालना है। व्यय ऊर्जा यानी E = फॉर्मूला बताया था आप लोग को, P × T, यानी पावर गुने समय। तो यहाँ पे पावर कितना दिया हुआ है, 100 वाट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 100 वाट दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है, 10 घंटा दिया हुआ है। सिंपली आप लोग को T की जगह पे 10 लिखना है, P की जगह पे 100 लिखना है। और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, यानी 1000 वाट घंटा हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, वाट घंटा हुआ। ये वाट में था, ये घंटा में था, या यह वाट घंटा हुआ। अब हम लोग को इसको किलो वाट में करना है, क्योंकि ऑप्शन में आप लोग का किलो वाट दिया हुआ है। अब किलो वाट में कन्वर्ट कीजिए, 1 × 10⁻³ हम लोग कर सकते हैं। क्यों क्या यहाँ पे कर सकते हैं, 1 × 10⁻³ गुना कीजिएगा तो उतना ही मान आ जाएगा। अब देखिए किलो वाट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को 1000 से भाग देना पड़ेगा। 1000 से अगर भाग देंगे 10 × 10⁻³ यानी ये भी वही हो जाएगा 10⁻³ और 10⁻³ कट जाएगा, यानी 1 किलो वाट हो जाएगा। आंसर 1 किलो वाट हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। 1 इकाई बोलते हैं हम लोग 1 किलो वाट को, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 इकाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये भी क्वेश्चन आप लोगों का न्यूमेरिकल है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 में, यदि किसी ऐनक का लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। इसको हम लोग क्या करना है, फोकस दूरी यानी F निकालना है। क्या निकालना है, F निकालना है। अब बताइए, आप लोग को याद होना चाहिए कि फोकस दूरी, लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी में रिलेशन होता है। रिलेशन आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th के फिजिक्स में, कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, यानी उल्टा होता है, यानी P = 1/F होता है। क्या होता है, P = 1/F होता है। अगर आप लोग ये बात याद है तो सिंपल बन गया क्वेश्चन। कैसे बनाना है, देखिए P का मान यहाँ पे दिया हुआ है, पावर देखिए पावर कितना दिया हुआ है, +2 दिया हुआ है। P का मान दिया हुआ है, हम लोग को निकालना क्या है, F निकालना है। सिंपली आप लोग इस इक्वेशन में P का मान बैठाइए। यहाँ पे P का मान यहाँ पे बैठाएंगे 2 है और 1/F। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग को 2F = 1 हो जाएगा, यानी F = 1/2 हो जाएगा, यानी F = 0.5 होगा। इसको आप लोग जब भाग देंगे 2 से 1 को तो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे ये मीटर में निकल रहा है। ये क्या निकल रहा है, यहाँ पे मीटर में निकल रहा है। आप लोग को ऑप्शन दिया है सेंटीमीटर में, यही आप लोग कंफ्यूज करते हैं। आप लोग को ऑप्शन दिया हुआ है सेंटीमीटर में। अब आप लोग क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। जब आप लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फास्ट, यानी बेसिक, सी और ये आपका फोर्ट्रेन जो है ये आपका कंप्यूटर की भाषा, लेकिन फास्ट जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 47 को देखिए, निम्नांकित पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व बना है। निम्नांकित पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हीरा। तो हीरा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सवाल को देखिए 49 को, नेशनल एरोनॉटिक एवं स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला सवाल 50 यानी आज का अंतिम सवाल, पाथ फाउंडर उतरा था।
तो सही आंसर जो होगा वो आपका मंगल ग्रह पर उतरा था, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, और ये आपका जो है 50 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और आपका 2003 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस में वो आपका कंप्लीट हो गया। इतने क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं, तो आई होप क्वेश्चन जो आएंगे इन्हीं के बीच से आएंगे। तो बिल्कुल वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग 2004 में पूछे गए साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।